हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 4 में पूर्णांक संख्या से संबंधित प्रश्नावली को हल करेंगे। प्रश्नावली 4। तो उस प्रश्नावली 4 को हल करने के पहले मैं चाहूँगा चिन्ह परिपाटी को हल्के से मैं आपको बता दूं। पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने घटाने के लिए या गुणा भाग करने के लिए चिन्ह परिपाटी को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं योग के लिए। तो धन और धन यानी जो संख्या है, यहाँ पर एक संख्या यहाँ पर एक संख्या, वो दोनों धनात्मक है तो वो क्या होगा, उसमें चिन्ह क्या आएगा, वो जोड़ेगा कि घटेगा और चिन्ह क्या आएगा। तो इस चीज़ को याद रखें। तो चिन्ह जो है वो धन ही होगा और वो दोनों जुड़ेगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, जुड़ता है कब और कब घटता है और चिन्ह क्या आएगा। अब जब एक धन है और एक ऋण है तब हम उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो वो होगा घटेगा। और बड़ी सवाल यहाँ पर आता है चिन्ह का। तो चिन्ह जो है यहाँ पर वो होता है बड़ी संख्या का। जो भी इनमें से बड़ी संख्या होगी उस बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर धनात्मक संख्या बड़ी है तो यहाँ पर धन आएगा, ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो ऋण आएगा। ठीक, तो जुड़ेगा या घटेगा का आंसर घटेगा और चिन्ह कौन सा आएगा, तो बड़ी संख्या का आएगा। बस इसी चीज़ को आपको गौर करना होता है। अब धन और ऋण हो या ऋण और धन हो, दोनों का मतलब सेम है, तो यहाँ पर भी ये घटेगा और चिन्ह जो आएगा वो कौन सा होगा, बड़ी संख्या का। अब अंतिम स्थिति, यदि दोनों ऋणात्मक हो तब ये जोड़ेगा। धन धन है, दोनों धनात्मक है तब भी जोड़ेगा, दोनों ऋणात्मक है तब भी जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, तो चिन्ह ऋण का ही आएगा क्योंकि दोनों ऋणात्मक है इसलिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। दोनों धनात्मक है तो जुड़ेगा, चिन्ह धन आएगा, दोनों ऋणात्मक है तो भी जुड़ेगा, चिन्ह ऋण आएगा। लेकिन एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो ऐसी स्थिति में घटेगा और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गुणा के लिए। तो गुणा के लिए इसमें तो गुणा ही होगा, गुणा या भाग वाली बात तो है नहीं, सिर्फ चिन्ह को हमको जानना है कि कौन सा चिन्ह आएगा। तो धन और धन का गुणा जब होगा तब धन ही आएगा, धन और ऋण का गुणा जब होगा तब ऋण आएगा, ऋण और धन का गुणा जब होगा तब भी ऋण आएगा, ऋण और ऋण का गुणा होगा तब धन आएगा। तो अब देखें आप एकदम स्पष्ट, दोनों संख्या जब सेम है, धन धन है या ऋण ऋण है, तब चिन्ह आ रहा है धनात्मक धन का। और अगर धन और ऋण है या ऋण और धन है यानी कि चिन्ह अलग अलग है दोनों संख्याओं का, तो ऐसी स्थिति में चिन्ह आएगा ऋण का। ठीक है बच्चों, तो ये चिन्ह परिपाटी को आप अच्छे से समझ लिए। तो अब हम हल करेंगे प्रश्नावली 4 के प्रश्न। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, उतारिएगा। और ये बेसिक है, ये जान गए तो आप सब हल कर लेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करके परिणाम बताइए। तो ये संख्या रेखा पर दर्शाना है आपको और जैसा कि प्रक्रिया उसमें दिया है जोड़ना घटाने का, वो काम हमको करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया हुआ था संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। तो सबसे पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। इस तरह से संख्या रेखा बन गया है। अब हमको ये प्रक्रिया अपनाना है। इसमें मैंने लास्ट वाला प्रश्न लिया है क्योंकि इसमें एक धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या और शून्य है। इस तरह से और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उसको आप हल करके देखेंगे। जो संख्या दिया हुआ है वो आपको करना है। मैंने पहले ही बताया, धनात्मक संख्या है तो राइट साइड जाएगा, ऋणात्मक संख्या है तो लेफ्ट साइड जाएगा, और शून्य है तो क्या होगा वो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले 9, तो शून्य से हम 9 ब्लॉक राइट साइड जाएंगे क्योंकि धनात्मक है। तो शून्य से यहाँ पर 9 में हम बढ़ते हैं इस तरह से, ये हो गया +9, धन 9 हम चले गए। अब शून्य, तो शून्य का मतलब है ना तो हमको राइट जाना है ना लेफ्ट जाना है। शून्य का मतलब होता है स्थिर अपनी जगह पर। तो हमको यहाँ पर शून्य की प्रक्रिया कहीं पर करने की जरूरत नहीं है। ये 9 से 0 कदम जाएंगे, ना तो लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है, का मतलब हम यहीं पर ही हैं। तो शून्य वाला भी प्रोसेस हो गया। तो जब भी शून्य होगा तो हमको कोई भी प्रक्रिया करने की आवश्यकता है ही नहीं। शून्य का मतलब तो कोई कदम नहीं। अब बारी है ऋण 1। तो ऋण है इसलिए हमको लेफ्ट साइड आना है, और कितना आना है तो 1। तो यहाँ से 9 से आपको आना है 8 में, ये है ऋण 1।
तो अब आप कहाँ पर पहुँचे, 8 में पहुँचे। तो इस तरह से जो इसका उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 8। ठीक है बच्चों, तो ये पहला प्रश्न हो गया। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया है, पहला सवाल दिया है 1531 पहली संख्या और दूसरी संख्या है ऋण 503, इन दोनों को जोड़ना है। अब ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, जोड़ना तो आपको साधारण तौर पर आता ही है, लेकिन यहाँ पर हमको जोड़ना थोड़ा स्पेशल इसलिए हो गया क्योंकि ये पूर्णांक संख्या है, यानी कोई धनात्मक है तो कोई ऋणात्मक है, तो उन्हीं चिन्हों की वजह से थोड़ा सा जोड़ने में हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जोड़ना है तो सीधे सीधे हम ये कर देते हैं 1531 यानी 1531 धन ऋण 503। तो अब देखें इन दो संख्याओं को जोड़ना है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, इसलिए हमारा उत्तर क्या आएगा, जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। तो अब आप सीधे सीधे घटा दीजिए, ऊपर नीचे मैंने लिख रहा हूँ सीधे सीधे। यहाँ इधर से उधार लेंगे तो ये 11 में 3 जाएगा, तो क्या बचेगा, 11 में 3 8, फिर उसके बाद ये 12 है या 2 है, 2 में 0 गया तो 2, फिर 5 में 5 0 और फिर उसके बाद 1 का 1, तो ये 1028 ये आंसर आया। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये धनात्मक था एक ऋणात्मक था, इसलिए हमने घटाया, ठीक है, पर निशान कौन सा आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा, तो ये बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या, बड़ी संख्या धनात्मक है इसलिए भी धनात्मक रहेगा। तो अब जाके आपका जो ये आंसर है ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आपको पहले तो देखना है कि चिन्ह के आधार पर जोड़ना है या घटाना है, फिर उसके बाद अगर जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, घटाना है तो घटा दीजिए, और फिर लास्ट में देखिए कि चिन्ह कौन सा आएगा। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। बाकी इसी तरह से, और अगर दोनों धनात्मक है तो जोड़ेंगे, दोनों ऋणात्मक है तब भी जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह ऋण का आएगा, और अगर इधर का ऋण होगा इधर का धन होगा तो घटना ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखें, निम्न में से प्रत्येक रिक्त स्थान में बड़ा है, बराबर या छोटा है का चिन्ह लगाइए जिससे कथन सत्य हो। तो देखिए यहाँ पर खाली स्थान दिया है, पहला खाली स्थान है 8 धन ऋण 3, फिर दूसरे साइड है ऋण 3 धन 8। तो आपको पता है दो संख्या है, एक है धनात्मक दूसरा है ऋणात्मक, उसी तरह से उधर भी एक है धनात्मक और एक है ऋणात्मक। अब ये जुड़ेगा कि घटेगा दोनों, तो जाहिर सी बात ये घटेगा, उधर भी जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा, घटेगा तो सही, लेकिन 8 में 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और धनात्मक संख्या बड़ी है इसलिए धन 5, उधर भी धनात्मक संख्या बड़ी है तो धन 5, तो इसलिए ये जो है बराबर होगा। दूसरा है ऋण 28 धन 25 और ऋण 25 धन 28। तो यहाँ पर भी एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, लेकिन गौर करें तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या ऋणात्मक है और यहाँ पर छोटी संख्या ऋणात्मक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ऋण में होगा और वहाँ पर आंसर आएगा वो धन में होगा। ठीक है, 28 में 25 घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन इधर ऋण 3 होगा उधर धन 3 होगा, तो इसलिए ये छोटा हो जाएगा क्योंकि इधर ऋणात्मक है। ठीक है, तीसरा ऋण 4 धन 0 धन 4 धन 0। तो यहाँ पर भी शून्य में जोड़ने से वैल्यू नहीं बदलता है, शून्य को जोड़ने से, तो ये ऋण 4 ही रहेगा उधर धन 4 ही रहेगा, तो ये ऋण 4 छोटा होगा। चौथा है 0 धन 9 और 9 धन 0। तो ये तो बिल्कुल बराबर है, एक्यूरेट है, क्योंकि आपको तत्समक नियम से भी पता है 0 में 9 को जोड़े या 9 में 0 को जोड़े, 9 ही आंसर रहेगा। पांचवा 25 धन 25 बराबर, यानी बीच का खाली स्थान के बाद 25 ऋण 25। तो यहाँ पर 25 है और ये धन 25 है, दोनों जुड़ रहे हैं, ये 25 है धन वाला और इधर है ऋण 25, ये घट रहा है, बीच में ऋण है। लेकिन अगर आप ये ब्रैकेट हटाएं 25 और ऋण 25, तो ऋण और ऋण का गुणा होके क्या बन जाएगा, धन। तो 25 धन 25, इधर भी 25 धन 25, तो इस तरह से इसका वैल्यू बराबर, क्योंकि दोनों ही का आंसर आएगा 50। 208 धन 53 और 208 ऋण 53, तो एकदम स्पष्ट है ये दोनों जुड़ेगा ये घटेगा, तो इसका वैल्यू बड़ा होगा। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न संपन्न हो गया। इसी तरह से अगर और भी छोटा है बड़ा है का चिन्ह वाला प्रश्न होगा तो उसको भी आपको हल करना है, और वो है पांचवा। ठीक है बच्चों, तो मैं सभी प्रश्न हल नहीं करूंगा। चौथा प्रश्न है गुणा वाला है, तो जिस तरह से भी हमने दूसरा प्रश्न में जोड़े थे वैसे ही चौथा प्रश्न में गुणा करना है, तो गुणा करना आपको आता है, सिर्फ चिन्हों का ध्यान रखना।
फिर पांचवा प्रश्न, इसी तरह से जैसे जोड़ने के संबंध में चिन्हों का हमको ध्यान में रखना है, छोटा बड़ा है, तो उसी तरह से पांचवा प्रश्न में चिन्हों को ध्यान में रखना है। गुणा वाले में दो संख्याओं के बीच गुणा है, इधर गुणा है, और उसमें हम कौन सा चिन्ह लगे आएंगे वो आपको करना होगा। तो चौथा और पांचवा मैं नहीं बता रहा हूँ, जोड़ना घटाना के लिए जैसे हम किए वैसे ही गुणा के लिए आपको करना है चौथा और पांचवा। मैं सीधे अब आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न देखें, दो पूर्णांकों का योग 69 है, यदि उनमें से एक पूर्णांक 56 है तो दूसरा पूर्णांक बताइए। तो इस तरह से प्रश्न को हल करने के लिए हमको क्या करना है, इसको पहले तो जिस क्रम में दिया है वो लिख दें। दो पूर्णांकों का योग 69 है, उनमें से एक 56 है तो दूसरा पूर्णांक बताइए। तो हम उल्टे क्रम में लिखते हैं। मान लिए एक तो 56 है ही, दिया ही है, दूसरा जो है वो x है, और इन दोनों का योगफल क्या है, 69 है। ऐसे प्रश्न में दिया है दो पूर्णांकों का योग 69 है, और दो पूर्णांक है, मान लिए एक 56 और दूसरा x, तो दूसरा का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो ये 56 धन x बराबर 69। अब हमको पता है दो संख्याएं जो जुड़ी हुई हैं, ठीक है, उनका योगफल ये है, तो उनमें से किसी एक संख्या को मान ज्ञात करने के लिए दूसरी संख्या को उधर पक्षांतर करना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा। तो x बराबर ये 69 ऋण 56, तो x का मान कितना आएगा, 69 से 56 घटा दें, 9 में 6 गया 3, 6 में 5 गया 1, 13। ठीक है, तो ये x का वैल्यू जो है ये 13 आपका आंसर है। x का मतलब 13, अर्थात या अतः दूसरा पूर्णांक 13 है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका प्रश्न बन गया। सातवां प्रश्न भी ऐसा ही है, सिर्फ एक चीज आप ध्यान करेंगे, यदि उनमें से एक पूर्णांक जो यहाँ पर दिया है वो ऋणात्मक रहता, ये ऋण 56 होता, तो उधर जाके क्या बन जाता, धन 56। तो ऐसी स्थिति में घटने के बजाय जुड़ जाता। तो इसी चीज को आप वहां पर गौर करेंगे सातवां प्रश्न में, क्योंकि उसमें जो यहाँ पर वैल्यू दिया है वो ऋणात्मक है। तो उसको सिर्फ आप गौर करेंगे कि जब पक्षांतर करेंगे तो वो जो धन था उधर जाके ऋण हुआ, तो ये ऋण रहेगा पहले ही, तो उधर जाके धन हो जाएगा। तो ये सातवां प्रश्न भी आपसे बन जाएगा। उसके बाद आठवां प्रश्न और नौवां प्रश्न, ये भाग से संबंधित है। आठवां प्रश्न में भाग करना है, और भाग करना आपको आता है, सिर्फ चिन्हों का आपको ध्यान में रखना है। अगर गुणा जैसे ही सेम है, अगर उनमें से कोई भी एक ऋणात्मक है भाग करने के लिए, जैसे 40 भागित ऋण 4, दोनों में से कोई भी ऋणात्मक है, या ऋण 40 भागित धन 4, दोनों में से कोई भी ऋणात्मक है तो आंसर ऋण आएगा। और अगर दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है तो वो धन में आएगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, बाकी तो आपको भाग करना आता ही है। आप नौवां प्रश्न देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं एग्जाम्पल के लिए दो प्रश्न यहाँ पर लिखा है, ऋण 80 भागित खाली स्थान बराबर ऋण 20। तो यहाँ जिस संख्या को भाग देना है वो दिया है, और उसका भागफल आएगा वो दिया है, किससे भाग देना है वो नहीं दिया है। तो इसका आपको आंसर पता होगा, कैसे करते हैं, जस्ट अपोजिट होता है। जिससे भाग देना अगर वो नहीं दिया है तो भागफल से इसको अगर हम भाग देंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाता है। जैसे 20 से आप 80 को भाग दे दें तो ये बीच का वैल्यू आ जाता है। जैसे दो संख्याएं हैं, 3 गुणित 4 बराबर 12, तो 4 से 12 को भाग देने पर 3 आता है, उसी तरह से 3 से भाग देने पर 4 आता है, वैसे ही यहाँ पर है। ठीक है, तो 20 से 80 को भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार, क्योंकि 2 चौक 8 आता है। अब यहाँ पर ऋण है और 80 है और ये भी ऋण है, तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, धन 4 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें दूसरा संख्या, ऋण 24 भागित खाली स्थान बराबर धन 24। तो यहाँ पर ऋण 24 है, यहाँ धन 24 है, 24 से 24 को भाग देंगे तो आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर तो 1 आएगा, लेकिन इधर ऋण है और इधर धन है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऋण 1 से भाग देना पड़ेगा, तब ऋण ऋण धन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से रिक्त स्थानों को आपको भरना है। 10वां प्रश्न देखिए, नीचे दी गई संख्याओं का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योज्य प्रतिलोम क्या है, तो ये तत्समक नियम हमने जहां पर पढ़ा था उसमें हमने देखा था, जहां पर समान संख्याओं को घटाने से शून्य आ जाता है। तो वैसे यहां पर है पूर्णांक संख्या के संबंध में, कोई संख्या का जस्ट अपोजिट वैल्यू ऋणात्मक और धनात्मक के दृष्टिकोण से, तो अगर 17 है तो 17 का योज्य प्रतिलोम क्या आएगा, ऋण 17। ठीक है,
ऋण 23 है तो क्या आएगा, धन 23। अब धन लिखने की आवश्यकता तो है नहीं। तो बस इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है, कोई भी संख्या का योज्य प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। अगर धन है तो ऋण बन जाएगा, ऋण है तो धन, और कुछ भी नहीं। तो ये योज्य प्रतिलोम आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न भी इसी से संबंधित है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दिया है, जिसमें भी आपको योज्य प्रतिलोम ही उस खाली स्थान में डालना है, क्योंकि उनका जो योगफल है वो शून्य आना चाहिए, ऐसा वो उसमें दिया है खाली स्थान में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 11वां प्रश्न आप हल करेंगे और उसके साथ प्रश्नावली 4 समाप्त हो जाएगा। प्रश्नावली 4 के साथ ही अध्याय 4 भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बच्चों।